अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021। सबसे पहले हमारे गुजराती साहित्य के सबसे जाने माने और अति आदरणीय मीन पियासी कवि जो है, उनकी एक रचना से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। कबूतरों घू घू घू, कोयल कुंजे कू कू ने भमरा गुंजे घू घू घू। कबूतरों घू घू घू, चकला उंदर चू 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 ने छछुंदरों छू छू छू। कुंजन मां सी कक्का आवारी हूं कुदरत ने पूछू छू। घुवड़ समा घुघवाटा करतो मानव घूर के हूं कबूतरों घू घू घू। लखपतियोना लाख नफामा साचू खोटू करवू छू। टंक टंकनी रोटी माटे रंक जनोने रड़वू छू। हरी भजे छे होलो पेलो पीड़ितोनो तू प्रभु तू कबूतरों घू घू घू। समानतानो समय थयो त्या ऊंचू छू ने नीचू छू। फूलिया फालिया फरी करो सा फणी धरो सा फू फू फू। થોભી જતા થાથા થઈને સમાજ કરશે થू 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 કબૂતરોનું ઘુ ઘુ ઘુ। પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે કોઈનું સુખ દુઃખ પૂછ્યું તું। દર્દ ભરી દુનિયામાં જઈને કોઈનું આંસુ લૂછ્યું તું। ગેંગે ફેફે કરતા કહેશો હે શું કબૂતરોનું ઘુ ઘુ ઘુ। हमारे स्वर्गीय उमाशंकर जोशी जी जो है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है कि विशाळे जग विस्तारे नथी एक ज मानवी। पशु छे पंखी छे पुष्पों ने वनों ने वनस्पति। इनका कहने का मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया पे सिर्फ एक मानव ही नहीं है, बहुत सारे प्राणी है, बहुत सारे पंछी है, बहुत सारे फूलों है, बहुत सारे जंगल है, और उस जंगल में बहुत सारी वनस्पतियां भी इसी पृथ्वी पर रहती है। ये चीज हमको याद रखनी है। मैं आप लोगों के सामने एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। ये तस्वीर एक काटे हुए पेड़ की है। उसमें कुछ साल लिखी हुई है। 5वीं सदी में ये पेड़ जो है वो उगा था। सन 550 में ये पेड़ ने उगना शुरू किया। आइए देखते हैं कहां तक ये उग पाया। सन 570 में मोहम्मद का जन्म हुआ था, तब ये पेड़ इतना बड़ा हुआ था। सन 640 में एलेक्जेंड्रिया की यानी कि सिकंदरिया की जो बहुत ही फेमस लाइब्रेरी थे उसको जला दिया गया था, तब ये पेड़ इतना बड़ा हुआ। उसके बाद सन 1750 में फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। सन 1861 में अमेरिका की बड़ी सिविल वॉर हुई और सन 1891 में इस पेड़ को काट दिया गया। ये पेड़ का ये जो तना है, उसके बाजू में जो इंसान खड़ा है, ये तस्वीर हमको क्या बताती है? इसमें छुपा हुआ मैसेज क्या है? वो हमको समझना है, हमको सोचना है, हमको जानना है। इस साल के जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो ये अंतरराष्ट्रीय दिन है, उसका ये जो थीम है, उसमें लिखा है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने नुकसान कर दिया है। क्या हम ये स्वीकार रहे हैं कि हमने इस कुदरत में जो भी जैव विविधता है उसको इनफ नुकसान कर दिया है? हम ये कर चुके हैं, तभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि वी आर दी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये कटे हुए पेड़ के तने पे बैठा हुआ ओरांगोटांग हमको पूछ रहा है कि मेरा घर कहाँ है। उसको जवाब कौन देगा कि उसका घर कहाँ है?
पोलर रीजन में आप देख सकते हैं कि एक भालू, पोलार बेयर, द ग्रेट पोलार बेयर, वो बर्फ के टुकड़े पे खड़ा है और हमको पूछ रहा है कि यहाँ पर हर साल जो बर्फ जमती थी वो अब क्यों नहीं जम रही है? वेयर इज माई आइस? उसको जवाब कौन देगा? हु विल आंसर? ये सील का एक छोटा सा बच्चा जो पोलार रीजन में, सील मछली जो है वो बर्फ की जो चद्दर बिछती है हर विंटर में, उसमें एक कम से कम 2 से 3 मीटर अंदर एक गड्ढा बनाती है और उसके अंदर अपने बच्चे देती है। पर ये बच्चा जो है हम देख सकते हैं कि ये तो बर्फ की सतह पे पड़ा है, क्योंकि हर साल अब ये आलम है कि हर साल जो बर्फ की परत है वो इतनी पतली जम रही है कि वो सील मछली जो है, प्राणी जो है, वो इतना गड्ढा खोद ही नहीं सक रही है और उसको, उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अपने बच्चे को बर्फ की सतह पे ही जन्म देगी। अब बच्चे जो है वो टोटली अनप्रोटेक्टेड है, उसका शिकार हो जाएगा, कोई उसको खा जाएगा और उसकी माँ जो है वो बेबस होके दूर से देखती रहेगी। तो ये बच्चा पूछ रहा है कि मेरा घर कहाँ है? वेयर इज माई होम? उसको जवाब कौन देगा कि उसका घर कहाँ चला गया? हु विल आंसर? दरिया में जो पक्षी रहते हैं जिसको दरियाई पक्षी भी बोला जाता है, यानी कि मराइन बर्ड्स, ये पक्षी जो है वो दूर दूर तक उड़ते हैं और दरिया की सतह पे जो मछलियां तैर रही होती है उसको पकड़ के वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। पर यहाँ पर ये होता है कि जो प्लास्टिक के टुकड़े, यानी कि बोतल के ढक्कन से लेके हर एक चीज जो दरिया में हम लोग फेंकते हैं, वो दरिया में तैरती रहती है, उसके ऊपर आलगी जम जाती है और उसकी जो स्मेल है वो खाने के जैसी दिखती है। और ये जो बर्ड्स हैं ये तो बेचारे पता नहीं है उनको कि ये प्लास्टिक है, वो उनको खाते हैं और ये जो खुराक समझ के उसको खा जाते हैं, वो उनके पेट में चोक हो जाता है और उसकी वजह से उसके बच्चे जो है वो मर जाते हैं। यहाँ पर तस्वीर में हम देख रहे हैं कि उसके जो पेट है उसके अंदर कितना प्लास्टिक जमा हुआ है। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमको कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? What are we up to? આપણે શું સાબિત કરવા માંગીએ છીએ? हम क्या साबित करना चाहते हैं? What do we want to prove? जो आज है नहीं तो क्या रहे? अगर आज नहीं तो कब? If not today, then when? एक बात हमेशा याद रहे, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कुदरत मानव से अनेक गुना सक्षम है। नेचर इज फार मोर सुपीरियर देन ह्यूमन। कुदरत मानव थी अनेक गणी सक्षम है। उसका एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। ये वो जगह है जिसका नाम है चर्नोबिल, जो रशिया में आता है। चर्नोबिल में जो वर्ल्ड फेमस बात है कि जो न्यूक्लियर लीकेज हुआ, वहां पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसमें से परमाणु लीकेज हुआ, उसकी वजह से रातों रात सब कुछ छोड़ के ये पूरा शहर चर्नोबिल को खाली करवा दिया। लोगों ने यह भी जाहिर किया कि ये जो जगह है चर्नोबिल, वो आने वाले 50,000 साल तक इंसान के रहने के लायक नहीं बन सकती है, क्योंकि वहां पर इतना न्यूक्लियर लीकेज है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो उतना वातावरण में है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिनती के सालों में कुदरत ने उसको पूरा कवर कर लिया। उसको ना परमाणु परीक्षण का कोई असर नहीं है। वहां पर आज खुले में हिरन, शियार जैसे प्राणी जो है
इस जगह में घूमते हुए मिलते हैं, उनको कोई परमाणु का असर नहीं हुआ। यह है कुदरत की सक्षमता। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों के सामने कि कुदरत गिनती के समय में अपने आप को पुनः स्थापित कर सकती है। हम ये नहीं कर सकते। કુદરત ગણતરીના સમયમાં પોતાને પુનઃ સ્થાપિત કરી શકે છે, આપણે નથી કરી શકતા। नेचर कैन रिकवर इटसेल्फ इन नो टाइम, वी कांट। उसका उदाहरण है ये सीन जो पंजाब के गाजियाबाद से लिया गया एक फोटोग्राफ है। और हम देख सकते हैं कि कितनी दूर जो हिमालय का माउंटेन है वो इतना क्लियरली दिख रहा है। ये 2020 का जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ली गई ये तस्वीर है। और ये तस्वीर में हम साफ देख सकते हैं कि कुदरत अपने आप को कितने गिनती के समय में कुछ महीनों में रिकवर कर सकती है। क्या हम इंसान ये कर सकते हैं? ये हमको अपने आप से पूछना है। આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસ આપણને એ યાદ કરાવવા માટે છે કે જે નુકસાની આપણે કરી છે તેની ભરપાઈ કરવાનો સમય આવી ગયો છે। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये हमको याद करवाने के लिए है कि जो नुकसानी हमने की है उसको भरपाई करने का समय अब आ गया। पृथ्वी की सतह पे हमने जो उतरा है उसको अपने खुद के हाथों से ही भूसने का समय आ गया है। પૃથ્વીની સપાટી ઉપર આપણે જે કોતર્યું છે એને પોતાના હાથેથી જ ભૂસવાનો સમય આવી ગયો છે। अब हम आप लोगों के सामने एक छोटी सी फिल्म की रजूआत करना चाहते हैं जहां पर कुदरत के कुछ रंग हमको देखने को मिलेंगे और उसके साथ जो प्राणी उसकी कुदरती वातावरण में जो रहते हैं वो भी हमको देखने को मिलेंगे। ये फिल्म मराइन नेशनल पार्क यानी कि पिरोटन आइलैंड के ऊपर बनाई गई फिल्म है। आशा रखता हूं सबको पसंद आएगी।
આ ઘૂઘવતો દરિયો તમે જોયો? આપણી નજર જ્યાં સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી અખૂટ પાણીનો જથ્થો, ક્ષિતિજો કે જ્યાં આકાશનું પાણી મળી જાય તેટલો વિસ્તાર, દરિયાલાલની જે દુનિયા આપણી સામે ઉજાગર થવા પામી છે તેમાં અસંખ્ય પ્રકારના સજીવો જોવા મળે છે. 1636 કિલોમીટરનો લાંબો દરિયા કિનારો ગુજરાત રાજ્યનો કલગી રૂપ છે, જે ભારતના કુલ દરિયા કિનારાનો 21.9% વિસ્તાર છે. કચ્છનો અખાત સન 1980માં પરવાળા તથા મેંગ્રોવ્સના રક્ષણ માટે અભયારણ્ય તરીકે જાહેર કરાયેલ. તે જ વર્ષે આ વિસ્તૃત સંરક્ષણ મળી રહે તે હેતુથી બીજા વિસ્તારને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે સ્થાપવામાં આવેલ. અહીં કુલ 42 ટાપુઓનો સમૂહ આવેલો છે, જેમાં 20 જેટલા ટાપુઓ મેંગ્રોવ્સ માટે અગત્યના છે અને 33 ટાપુઓ પરવાળાના સમૂહોનું આશ્રય સ્થાન છે. આ ટાપુઓના સમૂહોમાંથી અભ્યાસ તથા દરિયાઈ સૃષ્ટિની સુંદરતાને ખૂબ નજીકથી નિહાળવાનો સુંદર મોકો પિરોટન ટાપુ આપણને આપે છે. પ્રાણીશાસ્ત્ર અને વનસ્પતિ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ખૂબ જ ઉપયોગી વનસ્પતિ તથા પ્રાણીઓની પ્રજાતિઓમાં દરિયાઈ જાડી જાખરાઓ એટલે કે સીવીડ્સ, વિવિધ પ્રકારની સમુદ્રી લીલ અથવા આલ્ગીની 42 જેટલી જાતિઓની 55 જેટલી પ્રજાતિઓ અહીં આવે છે, જેમાં મુખ્યત્વે એસ્પેરેગસ, સરગાસમ, ટર્બિનેલિયા, હાઇડ્રોકેથુસ, જેને દરિયાઈ ભૂરી લીલ અથવા દરિયાઈ ઘાસ તરીકે પણ ઓળખાવાય છે. પરવાળાઓ દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિના સમતોલનમાં ખૂબ જ અગત્યના હોય છે. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના બનેલા તથા આંતર પ્રજનનથી અનેક જાતિઓ અને તેની પ્રજાતિઓમાં વિકાસ પામ્યા છે, જેણે પરવાળાઓને વિવિધ રંગ અને સુંદર આકાર આપ્યા છે. કચ્છના અખાતમાં 24 જેટલી 37 પ્રજાતિઓના પરવાળાઓ જોવા મળે છે. પિરોટન તથા આજુબાજુના વિસ્તારમાં ટાપુ પર જીવંત પરવાળાઓમાંની લિથોફાઇટોન તથા સ્ટુટ્રિયોન્સની પ્રજાતિઓ જોવા મળી છે. પોચા પરવાળાઓ જેને સોફ્ટ કોરલ્સ કહે છે તેની ઘણી જાતિઓ તથા કડક કેલ્શિયમ કાર્બોનેટમાં વર્ષોથી તપ કરી રહેલા જોગી જેવા બીજા અનેક પ્રકારના પરવાળાઓ પણ જોવા મળે છે. સંધિપાદ સમુદાયના કરચલાઓના અનેક પ્રકારો અહીં જોવા મળે છે.
હરણી પ્રકારના કરચલાઓ ખાસ હોય છે, જે શંખના કવચને પોતાનું હલતું ફરતું ઘર બનાવી લે છે. પિલોટન પર ચાલતા ચાલતા કાચ જેવા પાણીમાં વિવિધ વાદળીઓ એટલે કે સ્પોન્જીસ, એનેમોન્સ, જેને સમુદ્રી ફૂલ પણ કહે છે, શૂળત્વચી પ્રાણીઓ જેવા કે તારામત્સ્ય, બરડ તારા, મૃદુકાય સમુદાયના સેન્ડ ડોલર, સ્નેક, મોટી છીપો, શંખ વગેરે પણ જોવા મળી રહે છે. આ જો ઓક્ટોપસ, ઓક્ટો એટલે 8, હા, તેની 8 ભુજાઓ હોય છે ને તેના પર અસંખ્ય સંવેદી સૂચકોની હારમાળા. શિકાર હાથમાં આવ્યો તો ગયો સમજો. આ પ્રાણી ખૂબ જ સતર્ક હોય છે તથા રંગ અને આકાર પણ બદલી શકે છે. તે આટલી ઝડપથી કેવી રીતે તરી શકે છે તે જાણો છો? તેના ઉદરમાં પાણી ભરી જોરથી ફુવારાની જેમ બહાર ફેંકે છે ને તેના ધબકાની મદદથી તરી જાય છે. કવચમાં રક્ષિત સમુદ્રી કાચબાઓ કેટલાય વર્ષોનો પ્રવાસ ખેડી ચૂક્યા હોય છે અને પ્રજનન કરવા માટે ખાડીમાં આવતા હોય છે. આ ઉપરાંત વલયગૃહી સમુદાયના નેરિસ જેવા પ્રાણીઓ, જેલીફિશ, રાઇઝોસ્ટોમા જેવા જૈવિક વૈવિધ્ય ધરાવતા અને લાખો વર્ષોના ઉત્ક્રાંતિના પ્રતીક સમા અભ્યાસ માટે ખૂબ ઉપયોગી ફિશ અથવા તો બ્લાઉફિશ પ્રાણીઓ તથા લીલનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. જો શિકારી તેને પકડવા આવે તો તેના પહોળા થઈ શકે તેવા ઉદરમાં ખૂબ ઝડપથી પાણી ભરી લે છે, જે તેને ગળે ન ઉતરે તેવો મોટો ગોળ આકાર આપે છે અને ચામડી પરની કાંટાદાર રચનાઓ પણ ઉભરી આવે છે. છતાં પણ જાય તો તેનું ઝેર તેને જીવવા દેતું નથી. મેંગ્રોવ્સના છોડવાઓ ખારાશવાળી જમીનમાં દરિયાઈ હવાઓ ખાઈને મોટા થાય અને પ્રાણીઓ તથા પક્ષીઓનું ઘર બને. તેના ખોળે ઝીંગા માછલીઓ પ્રજનન કરી ઈંડા મૂકે અને માછલીઓ તેના વિસ્તારમાં સુરક્ષિત અનુભવે છે. દરિયા કિનારે ભીની જમીનમાં ઓછા ઓક્સિજન તથા પોષક તત્વોની હાજરીમાં ઉગી શકવા માટે અનુકૂલિત હોય છે. તદુપરાંત પાણીમાં અને માટીમાં ભરેલા તત્વોને આસ્થાપિત કરે છે, જમીનની ખારાશને આગળ વધવા દેતા નથી તથા પરવાળાને સુરક્ષા આપે છે. દરેક જીવસૃષ્ટિનું એક જૈવિક ચક્ર હોય છે, જેમાં ઘણા બધા પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ એક પોષણ કળી રૂપે સંકળાયેલા હોય છે. આ ચક્રની કોઈ પણ કડી તોડી નાખવામાં આવે તો જે માળામાંથી બધા મોટી ખરી પડે તેમ બધા પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓને અસર પહોંચતી હોય છે. દરિયા કિનારાના પરવાળાના સમુદ્રો પ્રદૂષણને લીધે ખરાબ રીતે નુકસાન પામ્યા છે અથવા તો નાશ પામ્યા છે, જેથી ત્યાં વસતા બીજા તમામ સજીવોને અસર થવા પામી છે ને ઘણા બધા વિસ્તારો સજીવો વગરના ભેકાર બની ગયા છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના નિયમોનું કડક અમલીકરણ તથા નિયમિત બારીકાઈ ભર્યો અભ્યાસ ખૂબ મદદરૂપ નીવડશે, જેથી ભવિષ્યની પેઢીઓને આપણે એક સુંદર દુનિયા ભેટ આપી શકીએ. હવે હું डॉक्टर सुमित कुमार डी शास्त्री की जो प्रादेशिक विज्ञान म्यूजियम पाटन में जो बन रहा है उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रजू करें.
Hello, am I audible? Yes, Shastri, you're audible. Yes, sir. Now, are you able to see the presentation? Yes. Okay. So, सर्वप्रथम आप सभी विज्ञान प्रेमियों को मैं डॉक्टर सुमित शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के पावन अवसर पे बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना देता हूँ। साथ में आप सभी से आग्रह भी करता हूँ कि सिर्फ जैव विविधता के संदर्भ में, बायोडाइवर्सिटी के विषय में सिर्फ सुने और समझे नहीं, बल्कि इसको अपने जीवन में उतारने का और अमल में लाने का पूरा प्रयास भी करें। तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्तव्य देने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सुमित व्यास जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैव विविधता पे कितने प्रकार के आक्रमण मानवों के द्वारा की जा रही है और कितने प्रकार से हम अपने वातावरण में उपलब्ध विभिन्न जीवों को, इवन धरती ही नहीं बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत सारे जो प्रजाति हैं, स्पीसीज है, वो एनिमल के स्पीसीज हो या प्लांट के स्पीसीज हो, वो लुप्त होते जा रहे हैं। बहुत सारे फॉसिल जो हमको मिलते हैं, उससे भी ये पता चलता है कि भूतकाल में भी बहुत सारे पशु पक्षी और प्लांट विलुप्त हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा संदर्भ है वो हमारे मित्र डॉक्टर सुमित व्यास जी ने आपको बताया ही है कि वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जो थीम है इस वर्ष के इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का इस बार का थीम ही है कि हम जो है समाधान के सहभागी बने। समस्या का तो बहुत चर्चा हम करते रहते हैं। समस्या के संदर्भ में सभी को पता है, आजकल जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, दोनों को ये बात पता है कि वातावरण में प्रदूषण से संदर्भ का समस्या, प्रदूषण, पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, साथ में डे टू डे बेसिस पे जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी प्रदूषण का इफेक्ट है। जो हम सांस में हवा ले रहे हैं, प्राणवायु, उसमें भी प्रदूषण का इफेक्ट है। तो आप देखिए, आज आपको हम बताने वाले इसी संदर्भ में कि बायोडाइवर्सिटी क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद हम बताएंगे कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसमें बता ही दिया है तो सुमित व्यास जी ने कि क्या उसका महत्व है और कैसे हम आगे बढ़े। फिर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड इंडिया में जो एक्ट 2002 में पास हुआ उसके संदर्भ में बताएंगे, एंड फिर हम कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन के थीम पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो आप बायोडाइवर्सिटी टर्म अगर आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी टर्म दो शब्द को जोड़ करके बना हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है लाइफ। लाइफ का मतलब कि वो सिर्फ हमारा ही नहीं, मनुष्य का ही नहीं, बल्कि दूसरे एनिमल का भी, प्लांट का भी, इवन कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट होते हैं उनका भी लाइफ, हर एक जीव का लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि मल्टीपल फॉर्म्स, विभिन्न फॉर्म में उपलब्ध रहना, मतलब वेराइटी भी है और वेरिएबिलिटी भी है। तो जो धरती पे एग्जिस्टेंस हो रहा है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का, इस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ के एग्जिस्टेंस को इस धरती पे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों यह इम्पोर्टेंट है? क्योंकि
ये इकोलॉजिकल लाइफ को सपोर्ट करता है। हाउ? तो प्रोवाइड करता है फंक्शनिंग, इकोसिस्टम के फंक्शनिंग को बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन, क्लीन एयर, वाटर, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट, पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज। जो भी इकोसिस्टम की सर्विसेज है, इकोसिस्टम के सर्विसेज को समझने के लिए अलग से भी हम भविष्य में लेक्चर रखेंगे कि कैसे इकोसिस्टम पूरा वर्क करता है। बट अभी आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम के फंक्शनिंग में मास और एनर्जी का जो कन्वर्शन है, इंटर कन्वर्शन, मास का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है और एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये इकोसिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल पे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में इसके ट्रांसफर से ही इकोसिस्टम एक स्टेबल इकोसिस्टम के रूप में काम करता है। और इसमें बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब आप समझ गए हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के कितने प्रकार हैं। तो बेसिकली हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी के 3 प्रकार हैं। एक है आनुवंशिक जैव विविधता, जो जीन आधारित है, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक ही प्रजाति का होता है लेकिन उसमें डीएनए लेवल पे चेंजेस होते हैं जिसके वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होते हैं। तो पहला लेवल हो गया आनुवंशिक जैव विविधता का। दूसरा होगा प्रजातीय जैव विविधता, जिसमें स्पेसीज अलग अलग होते हैं, वेराइटी ऑफ स्पेसीज आपको मिलेंगे। एनिमल में भी बहुत सारे स्पेसीज है जो आप देखते रहते हैं। इवन आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एलिफेंट में अपना इंडियन स्पेसीज अलग है, अफ्रीकन स्पेसीज अलग है। फिर तीसरे लेवल पे अगर हम देखने जाएं तो इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स है। आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी बहुत डिफरेंस है। आपका मेराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग है और फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो अलग है। तो ये सब में कैसे जीवों का जो वितरण है वो उनके हैबिटेट पे निर्भर करता है, और वो जो हैबिटेट है एक पार्टिकुलर प्लेस पे जो एक इंटरएक्टिव यूनिट के रूप में काम करते हैं, उस इंटरएक्टिव यूनिट के रूप में काम करने वाले इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया जो यूनिट है इन्वायरमेंट का, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में भी अलग अलग प्लेस टू प्लेस बहुत डाइवर्सिटी है। आप डेजर्ट इकोसिस्टम में देखिए तो वहाँ आपको अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, पौधे भी जो प्लांट है वो भी अलग प्रकार के मिलेंगे। मेराइन कंडीशन में आप देखिए तो बिल्कुल अलग प्रकार के मिलेंगे। और जो तालाब है, पोखर है, नदी नाला है, इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग प्रकार के मिलेंगे। आप जंगल में भी अलग अलग जंगल के प्रकार होते हैं, उसमें आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि हमको जेनेटिक लेवल पे भी जो डाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करना है, उसको भी संरक्षित करना है, जो स्पेसीज लेवल पे है उसको भी संरक्षित करना है, और जो तीसरे इकोसिस्टम के लेवल पे है उसको भी संरक्षित करना है। ये तीनों प्रकार के बायोडाइवर्सिटी पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद हम जरा सा आपको बताएंगे आज का जो दिन है जिसके लिए हमने ये चर्चा का आयोजन किया है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आज आपको पता ही है 22 मई है 2021 का, और जो थीम है प्रकृति के लिए वो है कि हम समाधान के सहभागी बने। और इसमें 2-3 बातें आपको महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा जैव विविधता दिवस के संदर्भ में। एक, पहला कि यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया था एज ए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसका पर्पस था अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस, मतलब आपकी समझ और जो जानकारी है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जैव विविधता से रिलेटेड जो डिफरेंट इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके प्रति हमारी जागृति भी बढ़े और हमारी समझदारी भी बढ़े। मतलब मनुष्य को जागृत भी होना पड़ेगा और समझदार भी होना पड़ेगा। अलग अलग जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इश्यूज है, जब तक हम इशू को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम उसका समाधान का सहभागी नहीं हो सकते। इसलिए समाधान का सहभागी होने के लिए हमको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जैव विविधता के संदर्भ में जितने भी प्रॉब्लम्स है उस सब प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। और दूसरी जानकारी कि दिसंबर 2000 में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 22 मई को एज ए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड आखिर में जानकारी के रूप में इट इज सेलिब्रेटेड टू रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस, मतलब सिर्फ हमारे लोकल लेवल पे नहीं, पूरे
विश्व लेवल पे लोग समझे, जागृत हो। किस चीज से? तो बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेस है और जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करे ताकि हमारा वातावरण एक शेप में रहे जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ रहे। अब इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो पारित हुआ था हमारे भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये एक्ट को हमारे पार्लियामेंट ने पास किया था 2002 में, जिसका मेन पर्पस था प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया के टेरिटोरी में, भारत के जमीन पे एप्लीकेबल है, पूरे ग्लोब पे नहीं। लेकिन इसके जो कुछ महत्वपूर्ण साइलेंट फीचर है उसको मैं 3 पॉइंट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला, टू रेगुलेट access to biological resources of the country with equitable share in benefits arising out of the use of biological resources। मतलब कि जो biological resources है हमारे देश में उसका हम कंट्री लेवल पे सिर्फ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे, उस पे आधारित जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन रहती है उसके साथ इस तरह से शेयर करेंगे, उसका बेनिफिट उसको लोकल पॉपुलेशन को इस तरह से देंगे जिससे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो बायो रिसोर्सेस है एट ए गिवन ज्योग्राफिकल लोकेशन में, उसको कोई नुकसान भी न पहुंचे और लोगों को इलीगल वे में वो बेनिफिट न हासिल करना पड़े, लीगली उनको बेनिफिट मिल सके। और दूसरा उद्देश्य था कंजर्व एंड हैव सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब जहां भी जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल है, चाहे वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में अवेलेबल हो या असम में हो, हिमाचल में हो या कश्मीर में हो, वहां पे हम उसको कंजर्व भी करेंगे और सस्टेनेबल यूज करेंगे। मतलब इस प्रकार से यूज करेंगे, लोकल लोगों को हम बेनिफिट से दूर नहीं रख सकते, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन वो बेनिफिट इस रूप में मिले कि वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो जिस जगह पे है वहां पे वो लुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। और तीसरा था टू क्रिएट नेशनल, स्टेट एंड लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड एंड इट्स यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें था कि जहां पे बायोडाइवर्सिटी है उस जिला में या उस तालुका लेवल पे भी एक बायोडाइवर्सिटी का फंड होना चाहिए, जिस स्टेट में वो बायोडाइवर्सिटी है उस स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, और एक राष्ट्रीय स्तर पे भी बायोडाइवर्सिटी का फंड होना चाहिए जिसका इस्तेमाल बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए किया जाना, संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, जैव विविधता के लिए। अब एक एक्ट की बात मैंने की, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 की, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे कंट्री में, भारत देश में और कितने एक्ट है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इस एक्ट को अगर आप छोड़ दें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को, तो इसके अलावा और भी 6 महत्वपूर्ण एक्ट है जो हमारे वातावरण से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें से एक एक्ट तो 1947 मतलब हमारे आजादी के पहले का है, और बाकी के 5 आजादी के बाद हमारे पार्लियामेंट से पास होकर के बने हैं। एक सबसे पहला एक्ट जो अंग्रेज के जमाने में बना था वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था 1927 में। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी फॉरेस्ट हैं, जो प्राकृतिक रूप से फॉरेस्ट है, वो सबको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट लोकल लेवल पे लोग मैनेज कर रहे थे, तो उसको पूरे को राष्ट्रीयकरण करके उसका सरकारी संपत्ति घोषित किया, मगर उसमें कंजर्वेशन पे ज्यादा जोर नहीं था, सिर्फ उसको सरकार अपने अंडर ले रही है, लोगों के अंडर से मालकियत को अपने अंडर ले रही है, ऐसे उद्देश्य से इस एक्ट को बनाए गए थे। मगर आजादी के बाद सबसे पहले 1972 में ये महसूस किया गया कि जो जंगल में रहने वाले वन्य प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, उनका इलीगल शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है, हंटिंग बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है और उनको बचाने की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए बनाए गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जिसमें कानून में ऐसा प्रावधान किया गया कि जो इलीगल हंटिंग करेंगे उनको पकड़ के उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी और उनको सजा भी होगा, कैद भी हो सकते हैं। और बहुत सारे एनिमल के लिए तो उम्र कैद तक की सजा है अगर आपने नुकसान पहुंचाया उस एनिमल का, अगर हंटिंग किया है तो कानूनी प्रावधान बन गए ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाया सके, वन्य जीव की रक्षा हो सके। इसके 2 साल के बाद ही 1974 में महसूस किया गया कि जो हमारा
पानी है जो पार्टिकुलरली ड्रिंकिंग वाटर के परिप्रेक्ष्य में एक था, जो पीने योग्य पानी है उसके संदर्भ में, वो अपने क्वालिटी को, अपने गुणवत्ता को खोते जा रहा है और इसके मुख्य कारण है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जिसके वजह से पानी का क्वालिटी खराब हो रहा है, वो पीने योग्य नहीं हो रहा है। तो उस पानी को पॉल्यूशन से बचाने के लिए और उस पानी के द्वारा दूसरे जीवों में भी नुकसान हो रहे हैं, पौधे में भी नुकसान हो रहे हैं, सिर्फ मानव को ही नहीं। तो इससे बचने के लिए वाटर एक्ट बनाए गए, जिसका वाटर एक्ट का मतलब ही था कि वो प्रोटेक्ट करे वाटर बॉडीज को पॉल्यूशन से। इसलिए हम इसको वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी बोलते हैं कि वाटर को प्रोटेक्ट करेगा वाटर एक्ट के द्वारा। और अगर इस तरह का कोई इलीगल इंडस्ट्रियल वेस्ट कहीं नदी में या कहीं पे बहाए जाते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस रहेगा कानून के प्रावधान के बाद। फिर इसके बाद 1980 में जो पहले एक्ट पास हुआ था 1927 को, आजादी के पहले ही 1927 में, उसी का मॉडिफिकेशन कंजर्वेशन एक्ट के रूप में आया 1980 में, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के रूप में, जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट की मिल्कियत की बात नहीं हुई बल्कि उसके संरक्षण की भी बात हुई। 1927 वाले एक्ट में ज्यादा जोर मिल्कियत पे था, लेकिन 1980 में जो एक्ट आया उस पे ज्यादा जोर कंजर्वेशन पे था। मिल्कियत तो 1927 में ही फिक्स हो गए थे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आए, जिसके द्वारा फॉरेस्ट को हर जगह संरक्षित किए गए और उसको 2-3 कैटेगरी में बांटे गए कि कुछ फॉरेस्ट ऐसे होंगे जो बिल्कुल, आप सुनते होंगे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी इसके रूप में। तो बहुत सारे फॉरेस्ट में इस तरह के एक्टिविटी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सब कुछ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें बफर जोन और एक्टिविटी जोन के लिए रेस्ट्रिक्शन किए गए कि कुछ ही एक्टिविटी होगी जो अलाउ किए जाएंगे, सारे बेनिफिट लोकल को ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, कुछ होगा जो पूरी तरह से संरक्षित होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट स्पेसीज या कौन सा फॉरेस्ट में जो वैल्यूएबल प्लांट्स है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, उसके बेसिस पे रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी या फुल्ली रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो ये कंजर्वेशन पे एक फुल फ्लेज्ड एक्ट हमारे देश भारत में 1980 में आई। फिर एक ही साल बाद रियलाइज किए गए कि भाई अभी वाटर का तो हो गया, फॉरेस्ट का तो हो गया, लेकिन एयर भी पॉल्यूट होते जा रहा है। और अभी आज के डेट में आप देखें तो जितने भी हमारे महानगर है, दिल्ली हो, मुंबई हो, बंगलोर हो, सभी जगह, और इवन दूसरे भी जो बड़े सिटी है, आप अहमदाबाद को देख लीजिए, कानपुर को देख लीजिए, ऐसे इंडस्ट्रियल सिटीज जो है वहां पे एयर पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बन गई है। तो इस समस्या को, आज तो गंभीर समस्या है लेकिन ये समस्या आज की नहीं है, 1981 में ही इसको महसूस किए गए कि जो प्रदूषण का लेवल है उसके हिसाब से, और एयर पॉल्यूशन से सिर्फ मनुष्य को नुकसान है ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जिस एरिया में एयर पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है और पार्टिकुलरली SO2 का कंसंट्रेशन अगर एयर में ज्यादा हो जाए तो उस एरिया से पूरा अलगी का जो पॉपुलेशन होता है, जो और फिर अलगी और फंजाई के एसोसिएशन से लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस तो पूरी तरह से गायब ही हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। मतलब आप एक पूरे स्पेसीज को खत्म कर दे रहे हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो बायोडाइवर्सिटी का कितना बड़ा नुकसान है कि आपका एयर पॉल्यूशन में अगर SO2 का कंसंट्रेशन 250-300 लेवल तक पहुंचता है ppm में, तो आपका उस पूरे एरिया से जो अलगी फंजाई का एक एसोसिएशन के रूप में एक जीव है लाइकेंस, वो लाइकेंस उस एरिया से वेनिश होने लगता है, लुप्त होने लगता है। तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का गिवन एरिया में। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1981 में एक्ट बनाया गया हमारे यहाँ। और फाइनली ओवरऑल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसमें महसूस किए गए कि सिर्फ पानी ही नहीं, सिर्फ हवा ही नहीं, सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं, बल्कि पूरे वातावरण को, पूरे एनवायरनमेंट को बचाने की जरूरत है और इसको रिस्टोर करने की जरूरत है अपने मूल फॉर्म में। इसलिए 1986 में पूरे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसको हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये जो लीगल एस्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे कंट्री इंडिया में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो टॉपिक ऑलरेडी डॉक्टर सुमित व्यास ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि कैसे हम वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हम कैसे ये सॉल्यूशन जो समाधान के सहभागी हम कैसे बनेंगे। तो समाधान के सहभागी बनने के लिए अभी हम
अगर इंडिविजुअल लेवल पे विचार करें तो हमको दो बातों को, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हम अलग से विस्तृत चर्चा करके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दो बातें हैं जिसको मैं आप सभी से, जितने लोग जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनसे आग्रह करूंगा। पहला, फॉलो 4 आवर्स और दूसरा डू प्लांटेशन। तो पहला फॉलो 4 आवर्स में क्या है, तो पहला कंसेप्ट है रिड्यूस। मतलब बहुत सारा जो आप एकदम अंधाधुंध सभी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज आप जस्टिफाइड वे में करें, जितना जरूरी हो उतना ही करें, अनावश्यक किसी भी रिसोर्स का यूज ना करें। कहने का दूसरे लहजे में आप समझे तो यूज करना ठीक है, लेकिन लोग क्या है, अंधाधुंध यूज के चक्कर में यूज कम और मिसयूज ज्यादा करने लगते हैं रिसोर्सेज को, तो ऐसा ना करें। इसलिए रिड्यूस करें यूज को, जितना जरूरी हो उतना ही, जिसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सस्टेनेबल वे में यूज करें। दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा आर है रीयूज। ऐसा बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज में ला सकते हैं। एक ही बार यूज करके आप उसको फेंक देंगे तो वातावरण में कचरे के रूप में फैला रहेगा, और फिर दूसरा आप उसी तरह से यूज करके फेंकते रहे, तीसरा तो बहुत, अगर वो रीयूज करने वाला है तो आप उसको रीयूज करेंगे तो एक तरह से आप इन्वायरमेंटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को एक अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं अनजाने में ही, सिर्फ रीयूज करके। तो पहला आर आप रिड्यूस कीजिए, जितना जरूरी हो उतना ही वस्तुओं का उपयोग करें, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग बहुत जुडिशियस करे, सस्टेनेबल वे में करे, जिससे उसका नुकसान ना हो। और दूसरा, रीयूज करने वाली वस्तु है तो उसको रीयूज करे। और तीसरा आर का कंसेप्ट है कि बहुत सारे वस्तु है जो हमने यूज करके उसको थ्रो करके इकट्ठा तो कर दिया है, लेकिन वो पड़ा हुआ है, तो आप उस पे समाधान के रूप में ऐसे देखें, ऐसे विचारे। और हमारे जो विज्ञान प्रेमी मित्र हैं, टेक्नोलॉजी लवर फ्रेंड्स जो हैं, जो इसमें भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के जो वेस्ट को देखें, तो आप थोड़ा उसमें दिमाग लगाएं कि कैसे आप तीसरे आर का उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। ये रिसाइकल करना बहुत जरूरी है। जब जैसे ही आप रिसाइकल करेंगे तो जो मिसयूज भी आपने किया है बहुत सारे रिसोर्सेज का, तो वो फिर से रीस्टोर होने लगेगा। एंड फाइनली जो है रिकवर करना, बहुत सारे वेस्टेज ऐसे होते हैं जिसमें उपयोगी चीज भी वेस्ट के साथ पड़ा होता है। तो अगर आप वेस्ट को रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं पूरे वेस्ट को, तो रिसाइकल के साथ साथ थोड़ा ही सही, मान लीजिए 50 किलो वेस्ट पड़ा हुआ है, उसमें 2 किलो ऐसा चीज है जिसको आप निकाल के यूज कर सकते हैं, तो भले 48 किलो छूटा रहे, उसको रिसाइकल के लिए आप दिमाग लगाए, लेकिन तब तक आप 2 किलो निकाल करके उसको रिकवर करना कहते हैं, तो उसको आप यूज में ला सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 किलो लोड तो आपने कम कर दिया वातावरण से। तो आप रिकवर के कंसेप्ट को यूज करें, रिसाइकल के कंसेप्ट को यूज करें, रीयूज के कंसेप्ट को यूज करें, एंड रिड्यूस के कंसेप्ट को। ये 4 आर हम अगर अपने जीवन में उतारे डे टू डे बेसिस पे, तो हम एक समाधान प्रेमी बन सकते हैं वातावरण के प्रति, और हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात ना करते हुए समाधान के पक्ष में खड़ा अपने आप को पा सकते हैं। और दूसरा समाधान क्या है कि हमको एक, जैसे हम रक्षाबंधन करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, होली दीपावली मनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल या उत्सव हम अपने घर में मनाते हैं, तो हम एक अपने आप से आग्रह रखें कि हम कोई भी उत्सव जो अपने घर में मनाएंगे, चाहे वो होली दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, जो भी हो, किसी भी तरह का फेस्टिवल मनाएं या बर्थडे मनाएं या मैरिज डे मनाएं, कोई भी डे हम मनाएं अपने घर पे, तो उसमें 2, 4, 10 जितना भी हमारी सामर्थ हो, अपने सामर्थ के हिसाब से हम प्लांटेशन करेंगे ही करेंगे। जब तक हमारा प्लांटेशन नहीं होगा तब तक हमारा सब सेलिब्रेशन जो है वो अधूरा है, ऐसा हम अपने मन में एक विचार करें। तो एक वातावरण के प्रति बहुत अच्छी सर्विस होगी कि हम कोई भी सेलिब्रेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक हम कुछ, अगर 10 नहीं तो 2 ही सही प्लांटेशन करें। प्लांटेशन के साथ ही हम समझेंगे कि हमारा जो उत्सव है वो संपन्न हुआ। जब तक हम प्लांटेशन ना करें तब तक हम ऐसा समझेंगे कि हमारा ये होली दीपावली ईद बकरीद जो भी है, या हमारा बर्थडे है या एनिवर्सरी है किसी भी प्रकार का, वो सब हमारा अधूरा है। तो प्लांटेशन बहुत महत्वपूर्ण है समाधान के लिए, क्योंकि आप प्लांट लगाते हैं तो उससे सिर्फ आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है, बल्कि वातावरण के प्रति एक बहुत बड़ा सर्विस है। वो बहुत, इवन जो लोकल लेवल पे वायु प्रदूषण है उसको भी प्लांट दूर करने का शक्ति रखता है, और एक
स्वस्थ इंसान को अपने चारों बाजू अगर स्वस्थ ही रहना है तो एक पार्टिकुलर ऑक्सीजन का लेवल और शुद्ध हवा कंटिन्यूअसली उसको मिलते रहना चाहिए, तभी वो स्वस्थ रह पाएगा। नहीं तो स्वस्थ इंसान को भी बीमार पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये एक्चुअल में हम नेचर की सर्विस कर रहे हैं, मगर ये खुद के प्रति भी एक सर्विस है। अब ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में हमने दो कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, फॉलो 4 आवर्स एंड डू प्लांटेशन। तो अब हम इसके बाद आपको ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे कि हमारी आज की परिचर्चा के कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। तो पहला बात, बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या है? बायोडाइवर्सिटी के बिना एनवायरनमेंट जो है सही ढंग से काम नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए तो एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हर व्यक्ति को, हर एक इंसान को जो विज्ञान प्रेमी है वो तो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जिनका विज्ञान से नाता नहीं है उनको भी विज्ञान प्रेमी लोगों का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि उनको समझाएं कि भाई बायोडाइवर्सिटी वातावरण के फंक्शन के लिए, वातावरण के कार्य करने के लिए आवश्यक है, और अगर हम इसको नुकसान पहुंचाते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, प्रिवेंटिंग रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड सेविंग द लाइफ ऑफ एनिमल्स फ्रॉम हंटिंग। दो बात तो हम कर सकते हैं कि हम लोकल लेवल पे हम जहाँ रहते हैं और वहाँ अगर जैसे गिर फॉरेस्ट के आजू बाजू अगर कोई रहते हैं तो वहाँ लोकल लेवल को ये जो पीपल है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पे एनिमल का हंटिंग ना हो। अगर कोई हंटर जाएगा तो वो उसी एरिया से होकर के जाएगा, तो बिना लोकल सपोर्ट का कोई बाहरी हंटर आके हंटिंग नहीं कर सकता। तो हम एनिमल को हंटिंग से बचाए, लोकल लेवल पे जागृति करके, और ट्री को कटने से बचाए। हम अंधाधुंध ट्री का जो कटिंग हो रहा है उसको बचाए लोकल लेवल पे। तो ये दूसरी बात हुई। अब तीसरा, नेचर एंजॉयज इकोलॉजिकल बैलेंस। जो प्रकृति है वो एक प्राकृतिक संतुलन को ही एंजॉय करती है। तो वो संतुलन कैसे होगा? ओनली इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब। तो जितने अलग अलग प्रजाति के जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या प्लांट हो या इंसेक्ट्स हो या बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, अभी आप ब्लैक फंजाई का नाम बहुत सुन रहे हैं महामारी के काल में, रिसेंटली कोरोना वायरस का नाम सुन रहे हैं। तो ये कोरोना, इसी तरह प्रकृति में भी बहुत सारे वायरस है। कोरोना वायरस तो चलिए अभी डिबेटेबल है कि ये नेचुरल वायरस है कि आर्टिफिशियल वायरस है, उस पर अलग से हम डिबेट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये सब प्रकार वायरस के भी बहुत सारे प्रकार है, बैक्टीरिया के प्रकार है, फंजाई के, सभी के। तो इन सभी का एक रिलेटिव नंबर जो है वो जरूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, प्राकृतिक संतुलन के लिए। तो हम वो डिस्टर्ब ना हो इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लोकल लेवल पे किसी जंगल को में अगर कोई वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी रह रहे हैं तो उसका भी संरक्षण जो है इसी कंसेप्ट, वहाँ पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोसिस्टम का बैलेंस है, उसको निर्धारित करने के लिए हमने आपको बताया भी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आए थे 1972 में, इसी के लिए। देन चौथी बात जो है वो है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। ये सबका कंसेप्ट ही आए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से 1972 के बाद। ये हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, सिर्फ ध्यान देने के लिए कंक्लूजन में दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। अब सच मेजर्स का मतलब है कि यहाँ कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्टिविटी, प्लांटेशन करना, 4 आवर्स को फॉलो करना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स को एस्टेब्लिश करना, ये सब करने से क्या होगा? तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है उसको हम एक्सटिंक्ट करने से हम बचा सकते हैं। मतलब हमारा कंजर्वेशन में हम समाधान देने वाले एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल पाएंगे। तो कंजर्वेशन, इसके बाद लास्ट में आपसे बोलूंगा, जो अब धरती पे दिखता है वो तो है, लेकिन बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो एक्वेटिक मतलब जलीय प्राणी हैं और समुद्र में बहुत गहराई में रहते हैं, जो दिखते भी नहीं जनरली। बट सुमित भाई ने आपको बताया था, डॉक्टर सुमित व्यास ने, कि बहुत सारे जो प्लास्टिक के कचरे डाल रहे हैं मेराइन हैबिटेट में, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो मेराइन बर्ड्स है या दूसरे जो मेराइन जीव है वो उसको फूड समझ के खा करके बेचारे मर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान उनको, जो जलीय प्राणी है, उनको पहुंचा रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ वुड बी इंश्योर्ड बाय रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रीज,
नियर वाटर बॉडीज। एक मेजर कारण जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो उसमें डिस्पोजल हो रहा है वो, और दूसरा जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह जो उन्होंने एक्सप्लेन किया डॉक्टर सुमित व्यास ने, ये जो जलीय बॉडी है उसमें जब जाते हैं वाटर बॉडीज में, तो उसमें जो जलीय प्राणी रहते हैं, बहुत सारे फिशेस भी है उसमें, एक्वेटिक बर्ड्स भी है, इवन एक्वेटिक अलगी भी है, उन सभी को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए हमको जो जलीय प्राणी है उनके प्रति भी अपना जागृति और समझदारी बढ़ाना पड़ेगा कि उनका संरक्षण कैसे हो। तो ये मूल 5-6 कंक्लूजन का बात था जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या है, क्यों बायोडायवर्सिटी इम्पोर्टेंट है, और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों मनाया जाता है, और हमारे देश भारत में कितने प्रकार के एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज जो है इनेक्टेड हो चुके हैं, और हम कैसे 4R को फॉलो करके, प्लांटेशन को फॉलो करके समाधान के सहभागी बन सकते हैं। तो थैंक you very much for your kind listening. Hope all of you have enjoyed the presentation. आप सभी को पुनः जैव विविधता दिवस की हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। Thank you very much to all of you. Dr. Sumit Vyas, over to you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शास्त्री। आपने जैविकता के रिलेटेड जितनी भी चीजें उसको कवर किया है, और सिर्फ वही नहीं, उसका जो सिर्फ इम्पोर्टेंस है वही नहीं, पर उसको कंजर्व करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। जो 4R का कॉन्सेप्ट जो आपने सब लोगों के सामने रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आशा रखता हूं कि सब लोग इसको समझेंगे और जैविकता के संरक्षण के मामले में वो सारे हमारे जो लिसनर्स है वो सहभागी बनेंगे, और हमारे देश के अंदर जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उसका भी हम लोग पालन करें। पूरा देश जो है वो हमसे बनता है, और हमारा हर एक का जैव संरक्षण के अंदर इतना ही महत्वपूर्ण रोल है। ये बात हम समझे और सब लोग जाने। यही इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए इस दिन का महत्व पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हम मान सकते हैं। तो इसी तरह हम हमारे आसपास के जो सजीव है उसका संरक्षण करते, उनके साथ सहजीवन से हम लोग जिए, ऐसी आशा रखते हुए हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। जय हिंद।